अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लो से हमने शुरू किया था। मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट कल आपको बना के दिखाया था और कैश फ्लो का फॉर्मेट आपके सामने अभी भी मैंने बना दिया। आज हमने इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं वो देखें। पहले तो फॉर्मेट था, फॉर्मेट को याद भी करें लेकिन समझ के याद करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्यों आनी है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखें तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर क्यों चीज़ें आ रही हैं, राइट। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। आप लेंगे डाटा और डाटा पुट कर देंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन चीज़ें किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। फॉर्मूला बनाने के अलग मार्क्स हैं, इस तरह से फॉर्मेट्स, उसमें जो गिवन चीज़ें हैं उनको पुट करने के अलग मार्क्स हैं, राइट। फिर जो चीज़ें मिसिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं मिलेंगी, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी वो ज़रा मैं आज आपको यहाँ पर छोटे छोटे अकाउंट्स बना के दिखाता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अवेलेबल ना हो और आप परेशान हो जाएं कि ये कहाँ से आएंगी, तो परेशान नहीं होना। उसके लिए मैं आपके लिए गिदड़ सिंह लेके आया हूँ। आज हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं छोटे छोटे। देखें, जब भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें नॉन करंट एसेट की एडजस्टमेंट जरूर होगी, क्योंकि नॉन करंट एसेट जो है उसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आनी हैं वो ज़रूर क्वेश्चन में दी होती है। आमतौर पर जब क्वेश्चन में चीज़ें आती हैं जो आपने फाइंड आउट करनी होती है तो वो चार चीज़ें होती हैं। चार चीज़ों को आपने नॉन करंट एसेट से रिलेटेड फाइंड आउट करना होता है। और नॉर्मली जब आप क्वेश्चन शुरू करें तो जब बाकी का सारा डाटा पुट कर लें तो जो सबसे पहली चीज़ इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, अगर तो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है फाइन, अगर गिवन नहीं है तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। देखिए, वो चीज़ें होंगी, एक तो डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बाज का क्वेश्चन में खुद दे देता है, अगर ना दी हो तो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, राइट जी। दूसरा, इसके जो लॉस या गेन, गेन या लॉस, दो इनमें से कोई एक चीज, डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस, गिवन हो वेरी गुड, नहीं गिवन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, एसेट कितने परचेज किए उसके लिए क्या पैसे दिए, राइट। और जो बिका वो कितने का बिका। ये चार चीजें आपने जरूर फाइंड आउट करनी होती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। इन चार चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर एसेट नहीं दिए हुए कि हमने कितने खरीदे हैं तो बेशक उसने कहा है नहीं कहा, आप एसेट का अकाउंट बनाया करें। अगर एसेट के अकाउंट में परचेजेस नजर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमने कैश दिया हुआ है कुछ ना कुछ, और अगर सेल प्रोसीड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी इसने दी होगी। तो एसेट से रिलेटेड जो आपने चार चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस, परचेजेस और सेल, ये चेक लिस्ट पहले जरूर बना लिया करें। अगर जरा मार्कर कोई अच्छे मिल जाए हमें तो, नहीं वो देखे मैंने, वो भी इसीलिए फेंका। नीचे सामने वाली क्लास से ले, वो सामने वाली क्लास से मिलेगी, वहां से ले। अच्छा, आपने नॉन करंट एसेट, ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना है जी। सबसे पहली चीज जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, एसेट का, नॉन करंट एसेट का आपने अकाउंट बनाना है। अगर एक से ज़्यादा एसेट दिए हुए हैं तो एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए, मशीनरी का अलग बनाए, बिल्डिंग का अलग बनाए, ठीक है, व्हीकल का अलग बनाए, फर्नीचर का अलग बनाए। वैसे इतने इकट्ठे 4-5 नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे देगा। नॉन करंट एसेट, थैंक यू। अच्छा, नॉन करंट एसेट के अकाउंट भी दो तरह से बनेंगे, एक इसका कॉस्ट पर बनता है और एक कैरी वैल्यू पर बनता है। अगर कॉस्ट पर बनेगा तो हम कॉस्ट भी बनाएंगे और इसके साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा,
अल्लाह करे ये ठीक आ जाए। और अगर कॉस्ट पर नहीं बन रहा तो फिर यही अकाउंट आपका कैरिंग वैल्यू पर बनेगा। मैं क्या करूँ, कौन कौन से मार्कर है? नॉन करंट एसेट एट कैरिंग वैल्यू, चलो इसको मान लेते हैं कि ये ठीक है। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट का जब अकाउंट बनेगा तो ये इसमें आपने देखें एसेट है, जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। बढ़ेगा किस किस से? जब हमने साल शुरू किया तो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स पहले ही पड़ा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, इतने एसेट्स। ये किससे बढ़ेगा? जाहिर एडिशन से बढ़ेगा जी। हमने खरीद लिए, वो एडिशंस कैश पर भी हो सकता है कि हमने कैश पर खरीदा हो, मुमकिन है हमने कैश पर ना खरीदा हो, उधार पर खरीद लिया हो, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेएबल। बाज़ का वैसे ऐसे होता है, आपके लेवल के ऊपर होता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने एसेट खरीदा और उसके अगेंस्ट आपने शेयर्स दे दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। शेयर्स या बॉन्ड्स तो जो भी दिए फिर वो भी यहाँ पर लिख दें, राइट। फिर इसके अलावा जी किस पर ये बढ़ सकता है? एसेट रीवैल्यू हो गया, तो रिवैल्यूएशन की वजह से भी आपका एसेट बढ़ सकता है, वो भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो एसेट जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो लीज की वजह से भी बढ़ सकता है, लेकिन लीज चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं लीज की वजह से एसेट नहीं बढ़ा रहा। कम किसकी वजह से होगा? आपने एसेट बेच दिया, डिस्पोजल एट कॉस्ट, राइट, ठीक। अच्छा, अगर एसेट इम्पेयर हो गया, इम्पेयरमेंट की वजह से एसेट आपका कम हो जाएगा, और फाइनली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा, राइट। देखिए, आपको क्वेश्चन में आमतौर पर ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होता है, क्लोजिंग भी गिवन होता है, अगर एसेट बिका है डिस्पोजल भी गिवन होगा, अगर एसेट रीवैल्यू हुआ रिवैल्यूएशन भी गिवन होगी, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है तो जाहिर है रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की इंपेयरमेंट हो गई होगी तो इंपेयरमेंट की वैल्यू भी दी होगी। जब ये चीजें दी होंगी तो जो आपके पास आंसर क्या आएगा वो आएगा एडिशंस। ये एडिशंस अगर तो कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेएबल भी दिए, शेयर्स भी दिए, तो फिर ये सारे का सारा कैश पर है, और मुझे यही चाहिए कि मैंने कैश पर एसेट कितने खरीदने हैं। डोंट फॉरगेट, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मुझे इस अकाउंट से सिर्फ ये चाहिए मैंने कैश पर कितने एसेट खरीदे। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, सिर्फ एडिशंस फाइंड आउट करने होते हैं, वो एडिशंस आप फाइंड आउट करके वहां पर लिख देते हैं, राइट जी। कभी कभी वैसे इससे और भी इंफॉर्मेशन ड्राइव करवाता है, वो क्या करवा सकता है वो बाद में बात करते हैं। ये अकाउंट क्लियर है। अच्छा, अगर ये अकाउंट नॉन करंट एसेट का कॉस्ट पर दिया हो, यानी तमाम ओपनिंग भी कॉस्ट पर है, क्लोजिंग भी कॉस्ट पर गिवन हुए हैं, डिस्पोजल भी कॉस्ट पर गिवन है, तब आपने ये अकाउंट बनाना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में अक्सर बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट में उसने कॉस्ट नहीं दी होती बल्कि क्या दी होती है, कैरिंग वैल्यू दी होती है, तो फिर आप कॉस्ट पर ना बनाएं, फिर आप क्या करें, फिर आप इसे कैरिंग वैल्यू पर अकाउंट बनाएं। तो जब ये कैरिंग वैल्यू पर बनेगा वंस अगेन सेम अकाउंट बनेगा विद अ स्लाइट डिफरेंस। देखें, उसमें भी आप ओपनिंग बैलेंस, लेकिन अब ओपनिंग कॉस्ट पर नहीं होगा बल्कि कैरिंग वैल्यू पर होगा। इसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी जी, एडिशंस अगर कैश पर हो, अगर कोई पेएबल है, अगर कोई शेयर्स वगैरह के अगेंस्ट है, और अगर एसेट रीवैल्यू हो गया, राइट। अच्छा, इसके भी वंस अगेन अगर ये कम हो रहा है तो किससे होगा, डिस्पोजल से, लेकिन वंस अगेन रिमेंबर फिर डिस्पोजल भी किस पर, कैरिंग वैल्यू पर, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू पर, डिस्पोजल कैरिंग वैल्यू पर। ये कैरिंग वैल्यू पर क्यों नहीं, क्योंकि ये दो भी खरीदा, ये हो गए कैरिंग वैल्यू पर पहले। अच्छा जी, इसमें भी अगर कोई इंपेयरमेंट हो गई है तो वो आएगी यहाँ पर, और इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि कैरिंग वैल्यू पर है, बाकी सब चीजों में से डेप्रिसिएशन निकली है, लेकिन करंट ईयर डेप्रिसिएशन अभी इसमें से नहीं निकली होती,
तो जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है वो भी यहीं से निकाल लेंगे आप। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैरिंग वैल्यू इज कि वहां पर हर चीज कैरिंग वैल्यू पर आएगी, लेकिन अब इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी इधर ही लिखी जाएगी और इसका भी क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया जाएगा, राइट। इसमें भी क्या होगा जी, इसमें भी आपको ओपनिंग भी गिवन होता है, क्लोजिंग भी गिवन होता है, डिस्पोजल भी गिवन होता है और आपके इम्पेयरमेंट वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दी होती है, डेप्रिसिएशन भी दी होती है। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे एडिशंस, लेकिन वाज बात वो क्या करता है, एडिशंस दे देता है और क्या कैलकुलेट करवाता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इसमें से या कैश फाइंड आउट कर सकते हैं या डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन आएगा आंसर तो वो कहां पर लिखा जाएगा, यहां पर, और अगर एसेट परचेज आती है तो वो कहां पर लिखा जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट जी। तो यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एट टाइम अगर कैरी वैल्यू पर बनाना हो तो उसने डेप्रिसिएशन वैसे खुद दी होती है तो हम एडिशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर उसने एडिशंस दिए हुए हैं तो फिर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की जा सकती है, राइट। अच्छा, बात का तो होता है उसने डेप्रिसिएशन भी नहीं दी होती, डेप्रिसिएशन नहीं दी होती, तो फिर हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये यहाँ पर लिखने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो फिर हम वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, क्योंकि इसकी नेचर प्रोविजन की है, लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस इधर, यानी दूसरे लफ्जों में जब भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी और जब कम होगी तो डेबिट होगी। तो मैं इसे ओपनिंग बैलेंस, ये बढ़ेगा किससे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर से, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और ये कम किससे होगी, आपको याद है अगर एसेट डिस्पोज ऑफ होता था तो हम पुरानी सारी डेप्रिसिएशन खत्म कर देते थे, डिस्पोजल डेप्रिसिएशन से खत्म होगी। ये अकाउंट हमने पहले बनाए हुए हैं भाई, दोनों अकाउंट अगर आपको नॉन करंट एसेट याद है तो वहां पर ये दोनों अकाउंट बने हुए। और किससे कम होती है जी, अगर एक्सचेंज की डेप्रिसिएशन सारी की सारी खत्म करते हैं, और किससे कम होती है जी, अगर रिवैल्यूएशन की डेप्रिसिएशन सारी की सारी खत्म करते थे तो वो भी खत्म हो जाती थी सारी, और इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। नॉर्मली उसने अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी होगी तो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन या डिस्पोजल का एसेट नॉर्मली दिया होगा। अगर एक्सचेंज भी हो तो एक्सचेंज की सारी डेप्रिसिएशन, अगर रिवैल्यूएशन है तो उसकी रिवैल्यूएशन की सारी डेप्रिसिएशन जो खत्म हुई हो। यहां से हमें क्या चीज मिलेगी, डेप्रिसिएशन फॉर द, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है। ये होते ही नहीं नॉर्मली क्वेश्चन में, अगर हों भी तो इसके सामने भी लिख दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन में आप अब जितने पीछे आए क्वेश्चन उनमें नॉर्मली ये तीन इंफॉर्मेशन दी होती है, ये दी होती है, ये दी होती है और ये दी होती है। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ से भी फाइंड आउट की जा सकती है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी फिर ये दी हो तो यहाँ से भी फाइंड आउट की होती है, या उसने खुद दी होती। तो डेप्रिसिएशन जब भी हमें चाहिए होगी वो कहाँ से मिल सकती है, दो जगह से मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है और यहाँ से भी मिल सकती है, या फिर उसने खुद ही दी होगी क्वेश्चन। वैसे आजकल ज्यादातर क्वेश्चन में वो डेप्रिसिएशन खुद ही दे देता है और डेप्रिसिएशन खुद दे के एडिशंस कैलकुलेट करवाता है आपसे। क्लियर हो गई? यहाँ से जी बेटा। सर कॉस्ट वाली आपने क्या बताया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉस्ट में हर चीज कॉस्ट पर, कॉस्ट मॉडल में जो एसेट शुरू में है वो एसेट आखिर में भी वही नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर हर चीज कॉस्ट पे है, यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी। यहाँ पर हर चीज कैरिंग वैल्यू पर है, यानी डेप्रिसिएशन इसमें से भी निकली हुई है, इसमें से भी निकली हुई है, इनकी और अभी साल की नहीं निकली होती फिर वो भी निकालेंगे ताकि हर चीज कैरिंग वैल्यू पर आ जाए। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर चीज कैरिंग वैल्यू पर हमें चाहिए। तो कैरिंग वैल्यू इस साल की कैरिंग वैल्यू लेने के लिए ज़ाहिर है फिर इस साल की भी डेप्रिसिएशन निकलनी चाहिए ना, इस साल की भी डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। जबकि यहाँ पर मुझे कैरिंग वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे कॉस्ट चाहिए, तो मैं कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन कहीं पर भी नहीं निकली। नहीं, वहां पर कहीं पर भी आपको देखे ना रिवैल्यूएशन नजर आएगी ना इम्पेयरमेंट नजर आएगी। इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन बोथ आर नॉन कैश आइटम्स, वहां पर नजर नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ एसेट कैलकुलेट करने के लिए रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन कहीं नजर आए तो रिवैल्यूएशन को कहीं वहां पर ट्रीट नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन क्यों दी होगी ताकि हम
एसेट कैलकुलेट कर सके, एसेट के अकाउंट में यूज कर सके, या यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक हो गया। सेम गोज फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट भी ऐसे दोनों जगह पर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर आ गया, अल्लाह आपका भला करे, तो वैसे इम्पेयरमेंट, अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो इम्पेयरमेंट लॉस वहां पर जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो जैसे लॉस एड बैक होता है वैसे लॉस एड बैक किया जाएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं किया जाएगा इम्पेयरमेंट में। जी, वहां पर जो लॉस लिखा होता है, लॉस ऑफ डिस्पोजल, इसके साथ ही उसको इम्पेयरमेंट को भी एड बैक किया जाता है वापस। इसके अलावा जी, ये इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए, इसमें से डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, परचेज ऑफ एसेट मिल जाएगा, गेन या लॉस वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है, वो सब नहीं दिया होता कि इतने का एसेट था, इतने का बिक गया, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। और सेल प्रोसीड्स भी खुद ही दी होती, तो ये हम कैलकुलेट चार की चार चीजें कर सकते हैं। लेकिन मेन चीजें जो इनमें से आपको मिल सकती हैं इन अकाउंट से, अगर कॉस्ट पर सब कुछ दिया हुआ है तो वहां पर नॉर्मली हमें कैश मिलेगा, यानी कैश एडिशंस, जो एसेट खरीदे कैश पर। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से हमें डेप्रिसिएशन चाहिए होगी। पास बाद क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से हम डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है, पास का नॉन करेंट एसेट के अकाउंट, जो एसेट कॉस्ट पर बन रहा था, इसमें डिस्पोजल वैल्यू चाहिए होती है। जो एसेट बिका है वो किस पर चाहिए होगा, कॉस्ट पर, लेकिन नीचे उसने कैरिंग वैल्यू पर दिया होता है, नीचे उसने कैरिंग वैल्यू पर दिया होता है। अब जब उसने कैरिंग वैल्यू पर दिया होता है तो हमें किस पर चाहिए, यहाँ पर कॉस्ट पर। तो कैरिंग वैल्यू पर क्या चीज उसमें ऐड करें तो वो कॉस्ट बन जाएगी, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर वो क्या करता है, वो आपको ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, ये भी दे देता है। तो आंसर क्या आता है, डिस्पोजल ऑफ दी डेप्रिसिएशन ऑफ दी डिस्पोजल एसेट। तो वो डिस्पोजल एसेट की डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्पोजल वाला एसेट, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। और ये हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं ऐसे भी इंफॉर्मेशन दी होती है, शायद कोई आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये इंशाल्लाह मजीद करेगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद जी हमें जो एक और अकाउंट बनाना होता है, वो अकाउंट है हमारे, पता नहीं यार, वैसे मैं आज जो मार्कर से तंग हूँ, तमाम मार्कर जो हैं वो फिर हमने एक अकाउंट बनाना होता है इंटरेस्ट का, एक अकाउंट बनाना होता है टैक्स का, ठीक हो गया, और एक अकाउंट बनाना होता है डिविडेंड। आपको याद होगा जी, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, और यहीं पर अगर डिविडेंड पेड होता है, जो कि यहाँ पर कहीं लिखा हमने डिविडेंड पेड। ये डिविडेंड पेड निकालने के लिए कि हमने कितना पे किया, ये सारे के सारे अकाउंट चूंकि एक तरह के ही बनते हैं। ये देखें, इंटरेस्ट पेड अगर हमने निकालना हो तो हम दरअसल ये इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट बनाते हैं। तो हम देखेंगे जब हमने साल शुरू किया तो कितने पैसे देने थे, ओपनिंग पेएबल या ओपनिंग अक्रूड, ठीक हो गया जी, और क्लोजिंग पेएबल या क्लोजिंग अक्रूड, राइट। मैंने जब साल शुरू किया तो इतने पैसे मैंने पहले ही देने थे इंटरेस्ट की सूरत में। इस साल में अगर मजीद हो गया तो वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये हमेशा जो इस साल का होगा वो होगा। इतने पैसे मैंने पहले ही देने थे, मजीद इतने हमें देने पड़ गए। ये इनकम स्टेटमेंट में से आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, ठीक हो गई। अच्छा, इतने टोटल देने थे, इसमें से जितने पे कर दिए वो ज़ाहिर है इस साइड पर नजर आ जाएगा। इतना पे कर दिया तो जो बाकी बचेगा ये क्लोजिंग बचेगा। तो आमतौर पर इंफॉर्मेशन दी ऐसी होती है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है। हमें चाहिए क्या होता है, इस साल में पे कितना होगा, ये पेड कहाँ पर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर। तो आपने ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि क्या ये अकाउंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बैलेंस शीट में देखें। अगर तो करंट लायबिलिटी में अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है फिर तो ये अकाउंट बनेगा, वरना फिर जाहिर है जो पूरे का पूरा एक्सपेंस है वो पे हो गया होगा, तो जो इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस है वही पूरे का पूरा पेड में भी नीचे लिख दिया जाएगा। देखे ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसका मतलब है यही आंसर इधर आ जाएगा। तो फिर ये अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ये अकाउंट कब बनेगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगी। अच्छा, इसी तरह टैक्स है,
तो अगर आप टैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो टैक्स के अकाउंट में बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हमने साल शुरू किया तो इतना टैक्स मैंने पहले ही देना था, ओपनिंग पेएबल इनकम टैक्स का। ये भी करंट लायबिलिटीज में आपको नजर आएगा, इनकम टैक्स पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। वैसे तो अगर डेफर टैक्स भी साथ हो तो ओपनिंग इनकम टैक्स पेएबल, ओपनिंग डेफर टैक्स, क्लोजिंग इनकम टैक्स पेएबल, क्लोजिंग डेफर टैक्स पेएबल। लेकिन क्योंकि आपका डेफर टैक्स आपके लेवल के ऊपर सीए में रिपोर्टिंग वन में है नहीं, हाँ अलबत्ता एससीए में या आईसीएमए में वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर ये अकाउंट बनेंगे साथ वो ओपनिंग पेएबल उसका इनकम टैक्स का और ओपनिंग डेफर टैक्स पेएबल, यहाँ पर भी क्लोजिंग डेफर टैक्स पेएबल। जैसे ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर की वजह से बढ़ता है तो ये भी इनकम टैक्स फॉर द ईयर की वजह से बढ़ेगा। ये भी इनकम स्टेटमेंट में से आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स फॉर द ईयर। पीबीटी में से जो टैक्स माइनस हुआ होता है ना वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इतने मैंने पहले ही देने थे, मजीद इतना देना पड़ गया, ठीक हो गया जी। जो दे दिया वो निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, क्लोजिंग। तो ये कैश इस साइड पर आपको नजर आएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि आप लोग मेरे टैक्स भी पढ़ते हैं तो बास का जरूरी नहीं होता कि टैक्स लायबिलिटी ही हो, कभी कभी टैक्स एसेट भी तो बन जाता है ना। तो अगर टैक्स एसेट होगा तो वही ओपनिंग इस साइड पर आ जाएगा, ओपनिंग टैक्स एसेट, और यही से क्लोजिंग टैक्स एसेट, ठीक है। अच्छा, ये कैश इस साइड पर भी तो आ सकता है। अगर इस साइड पर आएगा तो इसका क्या मतलब है, अथॉरिटीज ने हमें पैसे दिए, फिर ये कैश रिसीव बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, कैश। फिर ये कैश रिसीव जो है फिर ये माइनस नहीं होगा बल्कि फिर वहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में, वैसे कभी इस तरह का टेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कि वो टैक्स एसेट का कॉन्सेप्ट भी चेक कर ले। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल नॉर्मली ये गिवन होता है और इनकम टैक्स फॉर द ईयर और कैश पेड निकाला जाता है। लेकिन अगर ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट भी दिया हो तो यह मुमकिन है रिसीव्ड आ जाए आपके पास, यानी अथॉरिटीज ने आपको पैसे दे दिए, तो फिर इसको आपने ऐड कर देना। इसी तरह जी डिविडेंड भी तो पेएबल हो सकता है। ये भी बिल्कुल ऐसी चीज, जब साल शुरू किया है तो इतना डिविडेंड मैंने पेएबल मैंने पहले ही पे करना था। क्लोजिंग किस साइड पर आ जाएगा, इस साइड पर। जो करंट ईयर का डिविडेंड होगा वो यहां पर आपको मिल जाएगा। डिविडेंड जो करंट ईयर का वो ज़ाहिर इनकम स्टेटमेंट में से नहीं मिलेगा बल्कि आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में से मिलेगा। डिविडेंड की इंफॉर्मेशन जो होगी, यह इंफॉर्मेशन नीचे दी होती है, करंट ईयर डिविडेंड, राइट जी। इसमें से कितना पे कर दिया वो आपका एक्सपेंस है। इतना पहले देना था, इतना मजीद हो गया, इतना पे कर दिया, बाकी अभी भी इतना देने वाला रहता है। क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल, ये तीन के तीन अकाउंट एक तरह से बनते हैं। ओपनिंग पेएबल, करंट ईयर, ओपनिंग पेएबल, करंट ईयर, ओपनिंग पेएबल, करंट ईयर, पेड पेड पेड, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। ओपनिंग एसेट वाले का अलग से बनाओगे टैक्स? नहीं, अलग से ना बनाए उसका अकाउंट साथ ही बनाए, क्योंकि टैक्स ही है ना। क्योंकि टैक्स का अकाउंट है तो टैक्स के अकाउंट में पेएबल इस साइड पर आ जाएंगे और जो एसेट है वो इस साइड पर आएंगे। तो इसको जो एसेट रिफंड्स होते हैं और जो उसका इनकम टैक्स रिफंड्स है तो वो इस साइड पर नजर आएगा आपका इससे, ठीक हो गया। यानी आप हम अगर लॉस हो जाएगा ना कंपनी में, ये सिर्फ तब नजर आएगा आपको अगर इनकम स्टेटमेंट में आपको लॉस नजर आ रहा है। जब लॉस हो जाएगा तो जाहिर है फिर आप पैसे देंगे नहीं बल्कि उल्टा आपको वो देंगे, रिफंड्स हो जाते हैं जी कभी कभी। बन गया जी। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी आपके, अगर आपने इंटरेस्ट पे निकालना है या टैक्स पेड निकालना है, ये आपने जरूर अकाउंट बनाने हैं तीनों, बेशक इंफॉर्मेशन दी हो ना दी, आप बनाएंगे तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से आपको। अच्छा जी, उसके अलावा एक और हमने अकाउंट बनाना होता है जिस अकाउंट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आपने जरूर अकाउंट बनाना है हर तरफ। रिटेन्ड अर्निंग्स यहां से हमें मिलेगा क्या क्या वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में इसमें जरा देखना, ये मार्कर इतनी है कि ये नजर आ रहा है, ठीक। रिटेन्ड अर्निंग्स देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में से हमें जो चीजें मिल सकती हैं वो क्या क्या मिल सकती हैं।
बाज़ का तो पीबीटी नहीं दिया होता, बाज़ का तो पीबीटी नहीं दिया होता, नहीं अब ठीक है, बस पीबीटी ना दिया हो तो वो भी रिटेन अर्निंग से फाइंड आउट किया जा सकता है। बाज़ का तो डिविडेंड नहीं दिए हो, डिविडेंड फॉर द ईयर, तो वो कैलकुलेट यहाँ से किए जा सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ से दो ही चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, प्रॉफिट या डिविडेंड्स, ठीक हो गया। यानी ये वाला जो डिविडेंड है, डिविडेंड फॉर द ईयर, ये यहाँ से मिलेगा। अच्छा जी, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी चूंकि इक्विटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, यहाँ पर। आपको याद होगा रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे ही है। और इसमें से क्या पे किया जाता है, डिविडेंड्स। तो हमारे पास क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती है। तो सिंपलेस्ट ऑफ द अकाउंट वुड बी लाइक दिस, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। इसमें से ये फाइंड आउट किया जा सकता है नेट प्रॉफिट, बट डोंट फॉरगेट नेट प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा टू मेक इट पीबीटी। टैक्स फिर दिया होता है नीचे क्वेश्चन में, तो टैक्स दिया हो, नेट प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट करें, नेट प्रॉफिट में टैक्स ऐड कर दें तो हमारे पास वो आ जाएगा। या अगर हमने डायरेक्टली फाइंड आउट करना हो, इस साइड पर टैक्स लिख दें, विच इज वेरी मच अलाउड। इस साइड पर टैक्स लिख दें, ऑटोमेटिकली आंसर ही पीबीटी आएगा आपके पास। लेकिन हमें पता नहीं होता कि पीबीटी ही फाइंड आउट करना, राइट। अच्छा जी, इसमें कुछ और चीजें भी आ सकती हैं। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री हम क्या करते थे, हम रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट याद है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो क्या करते थे, हर साल हम रिवैल्यूएशन का एक सर्टेन पोर्शन ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो अगर उसने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी हो क्वेश्चन में, उसका और कहीं कोई लेना देना नहीं, वो फिर क्यों दी होगी, ताकि रिटेन्ड अर्निंग्स में हम कहीं उसे लिख सकें। तो अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो तो वो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाती है। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाता था और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाती थी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होने का क्या मतलब है, रिटेन्ड अर्निंग्स उतने से बढ़ जाएगी आपकी, राइट बेटा। अच्छा, इसी तरह अगर आपको याद हो, जब रिवैल्यूड एसेट बिकता था, रिवैल्यूड एसेट बिकता था, तो जो रिवैल्यूड एसेट की रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स को ट्रांसफर हो जाती थी। तो फिर अगर डिस्पोजल की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द डिस्पोजल एसेट, फिर वो भी यहाँ पर ट्रांसफर। अगर क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस वो बता देता है ये जो एसेट बिका है ये दरअसल रिवैल्यूड एसेट था, इसका इतने परसेंट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा हुआ था, या इतना रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा हुआ था, तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी उसका ट्रांसफर हो गया होगा कहाँ पर, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट जरा थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया। ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट की वजह से बढ़ सकता है, या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ सकता है, या रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से बढ़ सकता है। और कम किसकी वजह से हो सकता है, डिविडेंड्स। ये किसी और वजह से भी कम हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें से कुछ और चीज भी कभी कुछ याद होगा, हमने कभी इसमें से कुछ चीज इशू कर दी हो रिटेन्ड अर्निंग्स में से, कोई याद, पुरानी याद, बचपन की कोई यादें, तलब बोनस शेयर इशू होता था, आपको याद। अगर बोनस शेयर इशू हो गया उसमें से, और उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी है कि बोनस शेयर भी इशू हुआ है, यानी बोनस डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर वर गिवन, तो वो बोनस डिविडेंड जो गिवन होगी उसने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम किया होगा, तो आप उतने से इसको भी कम कर दें। तो अब आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका इन चीज़ों की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ सकती है, इन चीज़ों की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएगी। तो ये भी गिवन होता है नॉर्मली, जो चीज़ नहीं जो चाहिए होती है सिर्फ वो नहीं दी होगी, बाकी दी होगी, बाकी जो चीज़ें दी हों वो यूज़ करके उसे कैलकुलेट कर लें। अच्छा, अगर आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है नहीं है, 0 0, ठीक हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन दी है, लिख, तो फिर ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, डिविडेंड्स फाइंड, राइट। लो जी, कभी ऐसा भी हो सकता है बाकी इंफॉर्मेशन देके तो बोनस डिविडेंड फाइंड आउट करवा ले आपसे, फिर बोनस डिविडेंड जो है वो आप लिख देंगे बाद। तो यहां से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आपको, नेट प्रॉफिट मिल सकता है, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मिलेगी।
नॉर्मली ये दो चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ से वो कैलकुलेट करवाता है। अगर डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है इसका मतलब ये डिविडेंड पेड है, लेकिन इसे पेड ना समझे, इसे पेड ना समझे। फिर जाके देखें ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं दिए हुए कहीं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिए तो फिर ओपनिंग डिविडेंड ये वाला इधर यूज कर लें, क्लोजिंग गिवन होगा, कैश पेड नजर आएगा। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं तो फिर यही पेड है, फिर ये अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं होती। वैसे नॉर्मली ये इसी अकाउंट से सिर्फ डिविडेंड कैलकुलेट करवा के सीधा वहां पर ले जाता है, क्योंकि उसे भी पता होता है आपके पास टाइम थोड़ा आता है, तो वो ये अकाउंट नॉर्मली नहीं बनाता। यही इसी अकाउंट से डायरेक्टली डिविडेंड्स कैलकुलेट करवा लेते हैं आप। अच्छा जी, बात का उसने डिविडेंड पेड खुद दिए होते हैं, फिर आपको रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिंपली डिविडेंड पेड सीधा उधर लिख देंगे। लेकिन इसमें से ज्यादातर अकाउंट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो नहीं दी हुई उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप सोचें यार ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये इस अकाउंट से मिल सकती है हमें, तो वो अकाउंट बनाएं। जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस अकाउंट के मुताबिक, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अकाउंट आप बनाएंगे। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग्स भी की इंफॉर्मेशन हो गई जी। इसके बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से रिलेटेड। बात का शेयर कर जी बेटा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे रिलेशन सरप्लस को कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन लॉस को भी एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से एडजस्ट हो गया होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस अगर आपको याद हो तो वो नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है। जब वो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ होगा तो वो इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा या इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा, दोबारा रिवैल्यूएशन लॉस को यहाँ पर अपने एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस को। अच्छा जी, फिर आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों का आपने इकट्ठा अकाउंट बनाना। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का इकट्ठा अकाउंट बना लिया, राइट, ताकि हम देख सकें हमारे शेयर कैश पर कितने इशू हुए। ये हमें चाहिए ना यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लें। तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाने के लिए शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का मैंने कहा इकट्ठा अकाउंट बना लिया करें। उसमें क्या चाहिए होगा जी मुझे, जाहिर है शेयर कैपिटल चूंकि इक्विटी है, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग शेयर कैपिटल, और चूंकि प्रीमियम भी साथ ही बना रहे हैं तो ओपनिंग शेयर प्रीमियम। इसी तरह इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी होंगे, तो क्लोजिंग शेयर कैपिटल और क्लोजिंग शेयर प्रीमियम, ओपनिंग दोनों, क्लोजिंग दोनों। शेयर कैपिटल किससे बढ़ सकता है, जब शेयर कैश पर इशू होंगे। शेयर कैपिटल किससे बढ़ेगा, जब शेयर कैश पर इशू होंगे। तो अगर कैश पर इशू में जैसे राइट इशू वगैरह होता है, तो राइट इशू अगर कैश पर हो गया या नॉर्मल इशू है तो वो कैश पर हो गया तो वो उसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल और भी किसी वजह से बढ़ सकता है। अगर याद हो तो बचपन की चीज कि हमने कुछ शेयर हमें इशू कर दिए और शेयर कैपिटल बढ़ गया हो। बोनस शेयर की वजह से भी बढ़ जाते हैं ना। तो बोनस शेयर की वजह से भी आपको याद होगा, बोनस शेयर की एंट्री हम क्या करते थे, जो रिजर्व था उसे डेबिट कर देते होते थे, जो भी रिजर्व यूज हुआ। अगर रिटेन अर्निंग्स हुई तो रिटेन अर्निंग्स, अगर शेयर प्रीमियम हुआ तो शेयर प्रीमियम, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता था। तो यहाँ पर आप जो रिजर्व यूज हुआ है, जैसे रिटेन अर्निंग्स यूज हुआ है तो वो यहाँ पर ये देखें रिटेन अर्निंग्स यूज होने की वजह से रिटेन अर्निंग्स यहाँ से माइनस, हम देखें ना रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट अगर कहाँ पर गया जी, रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में हमने उसे माइनस कर दिया और शेयर कैपिटल के अकाउंट में उसे प्लस कर, राइट। अच्छा जी, इसी तरह अगर शेयर प्रीमियम है तो बोनस अगर शेयर प्रीमियम की वजह से बढ़ रहा है, शेयर प्रीमियम की वजह से बढ़ रहा है तो जाहिर है कम भी उसी वजह से हो रहा होगा दूसरी साइड पर। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बढ़ किस वजह से, या तो कैश की वजह से बढ़ेंगे या बोनस की वजह से बढ़ेंगे। ये कम किसकी वजह से हो सकते हैं, मुमकिन है आपने शेयर रिडीम कर लिए हो, रिडम्पशन, अगर शेयर रिडीम हुए तो रिडम्पशन की वजह से कम हो जाएंगे। अच्छा, और किसकी वजह से कम हो सकते हैं, क्योंकि शेयर प्रीमियम भी है इसमें, तो शेयर प्रीमियम जो है वो क्या बोनस शेयर की वजह से बढ़ता है या कम होता है, शेयर प्रीमियम बोनस शेयर की वजह से बढ़ता है या कम होता है, किसी भी वजह से बोनस शेयर में
राइट की वजह से तो दोनों बढ़ गए, राइट की वजह से तो दोनों बढ़ गए, लेकिन शेयर प्रीमियम बोनस की सूरत में, बोनस शेयर की सूरत में शेयर प्रीमियम कम हो जाता है। जब बोनस शेयर दिया जाता है तो क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ता है और शेयर प्रीमियम कम हो जाता है। तो बोनस शेयर की वजह से मैंने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया और बोनस शेयर की वजह से शेयर प्रीमियम, अगर शेयर प्रीमियम वर्ड यूज हुआ है तब, अगर बोनस शेयर प्रीमियम से दिए तो उसकी वजह से शेयर कैपिटल बढ़ेगा और शेयर प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन अगर बोनस रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से बढ़ा तो फिर बोनस शेयर कैपिटल को बढ़ा रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर, राइट। ये ध्यान रखना कि बोनस शेयर कहाँ से दिए गए, अगर शेयर प्रीमियम में से गए हैं तो फिर इसी अकाउंट में इधर बढ़ा दें, इधर कम कर दें, ठीक हो गया। और लेकिन अगर ये बोनस रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से बढ़े हैं तो यहाँ पर बढ़ेगा, दूसरी तरफ इधर से कम, ये याद रखना। अकाउंट वैसे याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी जी। इसमें यही चीज़ें हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, कितना कैश आया, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये वाली होगी, राइट। एक और अकाउंट रहेगा जी बस। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो है ना जी, ये हमने फाइंड आउट करनी। जैसे ये बनाया था वैसे तो इधर ही बना देना चाहिए था, इसी तरह के ये भी अकाउंट। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपने तब अकाउंट बनाना है जब करंट एसेट में ओपनिंग इनकम रिसीवेबल और क्लोजिंग इनकम रिसीवेबल नजर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर ये अकाउंट आपने नहीं बनाना, राइट। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इनकम है अगर तो ओपनिंग, अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है, रिसीवेबल है तो एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है। तो मैं एसेट को किस साइड पर लिखूंगा, इस साइड। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल या ओपनिंग अक्रूड इनकम, और इसमें क्या ऐड की जाएगी, जो करंट ईयर वाली है वो इसमें ऐड की जाएगी। बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह की ये भी देखो अकाउंट, लेकिन अब क्या है, एसेट है। इतने मैंने पहले लेने थे, मजीद इतने लेने हैं, इसमें से इतने मिल गए हैं, अभी भी कितने लेने वाले हैं ये। तो एग्जैक्टली यही वाला अकाउंट है बट ऑन द अदर साइड, राइट। अच्छा, बात का ये होता है कि हमारी जो चलिए वो दफा करें, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जब बनाएंगे तब बनाए। अच्छा, एक और अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ये थोड़ा सा डिफरेंट अकाउंट बनता है तो वैसे ये एसेट की तरह की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट्स। देखें ये भी ओपनिंग एसेट, अगर आपने खरीद लिया एडिशंस, ये देखें बिल्कुल एसेट की तरह का अकाउंट है एडिशंस। अगर ये कैश पर खरीदा है तो कैश लिखा जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS40 अगर मॉडल फेयर वैल्यू यूज किया है तो बाज़ का बढ़ जाती है, लेकिन कैश की वजह से नहीं बढ़ रही। किसकी वजह से बढ़ रही है, फेयर वैल्यू इंक्रीज की वजह से। तो फिर वो क्वेश्चन में बता देता है फेयर वैल्यू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दिस मच, तो यहाँ पर फिर वो लिख दी जाएगी, यानी रिवैल्यू नहीं हो रही, पर रिवैल्यूएशन की जगह क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू आ जाएगा। ये भी तो बिक सकती है अगर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक हो गई। और इसकी भी तो फेयर वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, कैश। अगर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ओपनिंग प्लस एडिशंस प्लस कैश, जितना कैश पर खरीदा, प्लस अगर ये फेयर वैल्यू की वजह से बढ़ी है, माइनस अगर ये बिक गई है, माइनस अगर इसकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो जो आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें जो मुझे चाहिए वो क्या है, इस साल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से कितना कैश आया या गया, राइट जी। इसके अलावा आप लोन का अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर कोई भी लोन्स वगैरह, डेट्स वगैरह जो आपके हैं, अगर लोन लायबिलिटी है, साल शुरू किया तो इतना लोन पहले ही मैंने देना था, मजीद अगर ले लिया है तो वो कैश आएगा ना, ओपनिंग लोन्स प्लस कैश। अगर पे कर दिया तो माइनस पेमेंट और ये क्लोजिंग आएगी।
यहाँ पर ये याद रखें, यहाँ पर एक ही अकाउंट से दो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, क्योंकि कैश आया तो भी वो कैश है, कैश गया तो भी वो कैश है, तो ये दोनों वहां पर लिखे जाएंगे, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। लोन्स, तो लोन प्रोबेबली इज द ओनली अकाउंट वेयर यू विल गेट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कैश रिसीव्ड, कैश पेड। दैट्स इट जी, ये मेरा ख्याल है जो आपके काम के अकाउंट्स हैं वो मैंने सारे। बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे जी, वो इसके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन अलग इधर देते हैं, इसको पहले देखें। ठीक हो गया? नहीं, इसमें फिर से मैं बता दूंगी सारे अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, मुमकिन इनमें से 3 बनाने पड़े आपको, हम कह रहे हैं 2 3 4, क्योंकि सारे अकाउंट्स तो नहीं बनेंगे उसमें से। ज़्यादातर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है, ये भी आमतौर पर नहीं बनाना पड़ता, लेकिन बनाना पड़ भी जाए तो ये छोटा सा अकाउंट है, नहीं बनाना पड़ता आमतौर पर। इनमें से कोई एक बनाना पड़ता है, इनमें से कोई एक बनाना पड़ता है, आमतौर पर बनाना पड़ता है, ज़्यादातर नहीं बनाना पड़ता, ज़्यादातर नहीं बनाना पड़ता, ज़्यादातर नहीं बनाना पड़ता, वैसे सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो जो इनमें से जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत रेयरली आपको अकाउंट इनमें से सारे बनाने पड़ेंगे, सारे वैसे कभी भी नहीं बना। उसे भी पता होता है, वो टाइम मैनेजमेंट उसने आपसे अच्छी की होती है, उसे पता होता है कि बच्चे को कितना में इंफॉर्मेशन दी, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट ले लेता है, वो सिर्फ ये देखता है कि इससे उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर आती है या नहीं। राइट जी, अब ज़रा मैं इसको अगर आपके लिए इसे सम अप कर लीजिए। डन? चल रहा, अच्छा जी, चल रहा था, बस जैसे ही ख़त्म हो मुझे बता दें। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अब ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके लिए। देखिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, पीबीटी। क्वेश्चन में गिवन होती है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। डेप्रिसिएशन गिवन होती है, ना गिवन हो तो वहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है, या डेप्रिसिएशन के अकाउंट से या कैरिंग वैल्यू के अकाउंट से। बैड डेट्स नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल या गिवन होता है या कैलकुलेट किया जा सकता है आराम से, उसने बताया होता है इतने का एसेट था, इतनी कैरिंग वैल्यू थी, इतने का बिक गया, तो सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू करेंगे, फाइंड आउट किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इनकम क्वेश्चन में अगर गिवन है तो गिवन होगी, ना गिवन हो तो इग्नोर करें, 0 लिखेंगे। अलाउंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पर तो ताहा साहब ने सिर्फ अलाउंसेस लिखे, ये सिर्फ ऐड ही नहीं होंगे, अगर ये लेस होंगे तो माइनस भी होंगे, अगर कम हो रहे हैं तो फिर ये माइनस भी हो जाएगा। तो ऐड अलाउंसेस इंक्रीज, माइनस अलाउंसेस डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल, दोनों साल की इन्वेंट्रीज दी होंगी, पिछले साल की भी इस साल की, पता चल जाएगा बढ़ी है या कम हुई। दोनों साल के रिसीवेबल पेएबल दिए होंगे, पता चल जाएगा बढ़े हैं या कम हुए। ठीक हो गया? यहाँ पर रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्री 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तो वो तीनों दी होंगी। हाँ, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, पास का क्वेश्चन में वो पेएबल में कहता है कि ये सारे के सारे पेएबल क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट के भी हैं, तो वो इंटरेस्ट वाले निकाल के इंटरेस्ट में ले जाएं, और जो बाकी बच जाएं उनका मूवमेंट चेक कर, ओपनिंग में से ओपनिंग निकाल दें इंटरेस्ट का, क्लोजिंग में से क्लोजिंग निकाल दें इंटरेस्ट का, जो बाकी बचेगा वो मूवमेंट बाहर लिख दें। इंशाल्लाह ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे, शायद एक क्वेश्चन आज ही अगर हमें टाइम मिल जाता तो कर लेंगे एक। अच्छा, उसके बाद जी ये तो मूवमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट पेड, ये वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यही जो इंटरेस्ट ऊपर लिखे ये पूरे का पूरा इसका मतलब है पेड है, इसको नीचे लिख देंगे। टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है आमतौर पर इसे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग जरूर दिए होते, तो टैक्स के अकाउंट से हमें कैश मिल जाएगा, कैश पेड यहाँ पर लिख देंगे। इधर आ जाइए, परचेज ऑफ नॉन क्रेडिटर्स या तो खुद दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं गिवन, यहाँ से मिल जाएगा या यहाँ से मिल जाएगा। नॉन करेंट एसेट एट कॉस्ट या नॉन करेंट एसेट एट कैरिंग वैल्यू से मिल जाएगा। सेल प्रोसीड्स दिए होते हैं क्वेश्चन, वो खुद देगा, ये कैलकुलेट नॉर्मली नहीं करने पड़ते, कभी कभी वैसे कैलकुलेट करवा भी लेता है, उसके लिए फिर डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं, जगह नहीं बची, इंशाल्लाह डिस्पोजल का भी अकाउंट बना देंगे, तो डिस्पोजल के अकाउंट से हमें सेल प्रोसीड्स मिल जाएंगे, कितने का बिका, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो आखिरी जो मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पर, वो आपका कैरिंग वैल्यू को बिल्कुल नीचे, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो इन्वेस्टमेंट इनकम का अकाउंट भी हम बना लेंगे।
और इन्वेस्टमेंट इनकम से अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए तो यही इन्वेस्टमेंट इनकम जो इधर लिखी थी ये सारी की सारी रिसीव्ड है। इसका मतलब क्लोजिंग कोई नहीं है, इसका मतलब है सारे के सारे मिल गए, फिर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट बना लेंगे और पता चल जाएगा कि कितना मिला कितना नहीं मिला। हाँ, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं, ना बोनस की इन्फॉर्मेशन है, ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर पिछले साल का शेयर कैपिटल, इस साल का शेयर कैपिटल, दोनों का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज इधर लिख दिया जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह लोन रिसीव्ड है और लोन पेड है, वो जो लोन्स का अकाउंट है वो बना लें, वहाँ से देख लें कितने अगर लोन रिसीव्ड हुए हैं वो रिसीव्ड के सामने लिख दें, जो पेड दिए होंगे वो यहाँ लिख दें। इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, पेड दी होती है तो रिसीव्ड कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पेड भी लिखने हैं आपने, पेड के सामने पेड लिखने हैं, रिसीव्ड के सामने रिसीव्ड, और अगर रिसीव्ड लिखे हैं तो पेड निकल आएंगे आपके। ये अकाउंट इसलिए ज़रूर बना जो लोन का अकाउंट है कि लोन के अकाउंट से पेड या रिसीव्ड में से कोई एक दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दी होंगी, ओपनिंग क्लोजिंग और पेड या रिसीव्ड में से कोई एक दिया होगा, लेकिन लिखने दोनों है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज द ओनली अकाउंट जहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेड भी और रिसीव्ड। डिविडेंड पेड है जी, तो डिविडेंड पेड के लिए ये अकाउंट बनाएं अगर उसने ओपनिंग क्लोजिंग दी हो, वरना रिटेन अर्निंग्स का जरूर बनाएं, वहाँ से हमें डिविडेंड मिलेगा। और अगर उसने डिविडेंड खुद दे दिए फिर ना रिटेन अर्निंग्स बनाएं ना ये बनाएं, जो उसने डिविडेंड पेड खुद दे दिए तो फिर सामने सीधा सीधा डिविडेंड पेड लिख देंगे। अक्सर वो ऐसे ही करता है, डिविडेंड पेड खुद ही दे देते, इसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत है, डिविडेंड पेड सामने, राइट जी। और लोन पेमेंट्स मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास। इसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में आपने ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसमें से अपना बैंक ओडीज माइनस कर दीजिएगा दोनों तरफ से, राइट। करो जी बंद करो।